डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती पार्ट 10 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। पार्ट 10, महत्वाकांक्षा और लोभ। महत्वाकांक्षा और लोभ। महत्वाकांक्षा क्या है? जो हमारी एम्बिशन होती है, डिज़ायर होती है, और लोभ क्या है? हमारा ग्रीडीनेस है। इसको किसने लिखा है? इसको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। मछुआ मछली की दिनचर्या को बताना है। जो उनका रूटीन्स था, डेली रूटीन, वो क्या करते थे? तो मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता था और मछली दिन भर दूसरा काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मछुआ मछली की कहानी का अंत, उनकी स्टोरी का अंत कैसे हुआ? तो मछली ने मछुआ मछली की महत्वाकांक्षा को पूरा किया था। जो मछली थी वो मछुआ मछली की जो डिज़ायर थी वो उसको पूरा कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि इनकी जो डिज़ायर है वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं और अंत में उन्होंने जो उसके सामने डिज़ायर रखी, तो उसकी जो महत्वाकांक्षा थी मछली की, उस महत्वाकांक्षा को सुनकर मछली जो थी वो रुष्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को स्वामी बनाने की महत्वाकांक्षा रख दी, जो मछली के बस के बाहर की बात थी। तो मछली क्या करती है? मछली गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर वो उन्हें कर्स कर देती है, अभिशाप दे देती है, और क्या कहती है कि तुम जैसे पहले झोपड़ी में रहते थे वैसे ही हो जाओगे। तो इस एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? मछुआ मछली दोनों फिर से अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक द्वारा बताई गई मनुष्य स्वभाव की विशेषताएं क्या है? आपको क्या बताना है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर बताना है। मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य हमेशा क्या करता है? अपने जो दोष होते हैं, अपने जो ब्लेम होते हैं, अपनी जो गलतियां हैं वो छिपा लेता है और उनको क्या करता है? दूसरों के ऊपर डाल देता है। दूसरों पर ही वो दोषारोपण करने लगता है, अपनी गलती भी दूसरे के ऊपर डाल देता है। दूसरे के काम को क्या करता है? महत्व नहीं देता है। वो दूसरे के काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, केवल उसको क्या लगता है कि मेरा ही काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या है कि वो फ्री होकर कभी भी ये कहना नहीं भूलता कि हमने किसी के ऊपर उपकार किया है। वो हमें बताता है कि मैंने इस व्यक्ति पर ये उपकार किया, मैंने ये गुड हेल्प की है, मैंने इतना बेनिफिशंस मेरी वजह से इसको मिले हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताता है कि उसने भी कभी हमारी हेल्प की है, उससे भी कुछ हमें प्रॉफिट मिला होगा। आगे चलते हैं शब्द संपदा की तरफ। शब्द संपदा में है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित शब्द समूह का चयन कीजिए। अभक्ष्य। अभक्ष्य के आपको टेक्स्ट बुक में 2 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, जिसमें से आपको एक चुनना है। मैंने आपको सही पर निशान लगा दिया है, सही बता दिया है, जो आंसर राइट है। अभक्ष्य जो होता है जो खाने के योग्य हो। अदृश्य। अदृश्य जो दिखाई न दे, यानी इनविजिबल। तीसरा है अजेय, जिसे जीता न जा सके। अनडिफिटेबल। शोषित, जिसका शोषण किया गया हो, यानी एक्सप्लॉइटेड। कृशकाय, जो दुबला पतला होता है, जो वीक इंसान होता है, उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है, जिसे सब कुछ पता होता है। समदर्शी, जो सबको समान दृष्टि से देखता है। मितभाषी, जो कम बोलता है। अनटॉकेटिव पर्सन। अब आगे बढ़ते हैं अभिव्यक्ति की तरफ। अभिव्यक्ति का क्वेश्चन है, अति से जो अमृत भी जहर बन जाता है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अति क्या होती है? अति का मतलब क्या होता है? अति होती है एक्सेस, अधिकता, प्लेंटी। संस्कृत का श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति को सभी जगह से हमें क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। अति का अर्थ होता है अधिकता। कोई भी चीज़ जब हमें अधिक मात्रा में मिलती है, प्लेंटी, एक्सेस मात्रा में मिलती है, तो वो चीज़ हमारे विनाश का ही कारण बनती है। जैसे कि रावण के घमंड, रावण घमंडी तो था, लेकिन उसके घमंड की अति हो चुकी थी, जिसके कारण उसका विनाश हो जाता है। ऐसे ही हमें जिस चीज़ की ज़रूरत जितनी होती है उतनी ही हमें मिलनी चाहिए, जितनी हमें नीड है। जितनी हमें नीड है, अगर वो चीज़ उतनी मिलती है तो वो हमारे लिए अमृत के समान होती है, लेकिन जब उससे अधिक हमें मिले तो वो हमारे लिए ही जहर बन जाती है। जैसे कि एक
दोहा है, मैं आपको बताती हूँ। अति भली न बरसना, अति भली न धूप, अति भली न बोलना, अति भली न चुप। कि अगर वर्षा भी ज़्यादा होगी तो हमें नुकसान होगा, धूप भी ज़्यादा होगी तो हमें नुकसान होगा। हम अगर ज़्यादा बोलते हैं तो भी हमारे लिए नुकसान के लिए वो बात हो जाएगी। और कभी कभी तो अगर हम चुप रहते हैं तो वो भी हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चुप रहे तो भी लोग अनावश्यक क्या कहेंगे कि अगर चुप रहने वाले को हमेशा लोग नापसंद करते हैं। उसे क्या कहेंगे, वो बहुत घमंडी है। उसकी धैर्य व सहनशीलता का भले ही वो प्रतीक हो, लेकिन उसको क्या कहेंगे, वो बहुत घमंडी है और वो बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करना चाहता, भले ही वो चुप रह के सहन करता हो। और अगर वो अधिक बोलने वाला है, अनावश्यक रूप से प्रलाप करता है, तो कभी कभी बोलते बोलते वो कई सीमाएं भी लांघ देता है। किसी को ऐसी बुरी बात कह देगा जो उसको उसके दिल पर ठेस कर जाएगी। बोलने तक की सीमा और मर्यादा को वो भूल जाता है। ऐसे ही जब सूर्य का प्रकोप चारों तरफ से ज़्यादा बढ़ता है तो क्या है, गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा भी ड्रॉट होगा सब जगह, तो वो भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। और जब तेज़ वर्षा होती है, तेज़ वर्षा होने के कारण क्या होता है, जल थल हो जाता है, बाढ़ आती है। बाढ़ आने से जो हमारे मटेरियल्स है, गुड मटेरियल्स है, ग्रेन्स है, उन सबको नुकसान होता है। डिजीज़ फैलती हैं, कई परेशानियां आती हैं। इसीलिए कहा गया है कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। कि अधिकता, जो भी प्लेंटी, किसी भी चीज़ की अधिकता होगी तो वो हमारे लिए जहर बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षाओं का कभी भी अंत नहीं होता। इस वास्तविकता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए कि महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, ये रियलिटी है या नहीं, इसको आपको बताना है। इस रियलिटी को हमें अपने शब्दों में बताना है। तो महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा हमारी डिज़ायर है जो कभी भी नहीं मरती, हमारे साथ जीवन पर्यंत, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो हमारे साथ चलती ही रहती हैं, हमारे साथ ही रहती हैं। अब आप सोचिए, अगर हम गरीब हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम धनवान बन जाएं। अगर धन है हमारे पास थोड़ा, तो हमें वो उतना धन से हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता, हम संतुष्ट नहीं होते। हमें क्या लगता है कि हमें और अधिक धन चाहिए, हम और अधिक धन पाने की इच्छा रखते हैं, हमारी डिज़ायर रहती है और अधिक मिले। अगर हमें साइकिल हमारे पास है तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते, हमें स्कूटर चाहिए होता है। स्कूटर हो तो हमें दूसरी गाड़ी चाहिए होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 BHK है तो हम 2 BHK फ्लैट से संतुष्ट नहीं होंगे, हमें और बड़ा फ्लैट चाहिए होगा, 3 BHK चाहिए होगा। 3 BHK है तो हम क्या सोचते हैं, हमें रो हाउस मिले। तो जितनी हम सुख सुविधाएं प्राप्त करते जाते हैं, उससे अधिक पाने की हमारे अंदर लालसा बनी रहती है। हमें क्या चाहते हैं कि हमें उससे और अधिक मिले। हम जितना मिलता है ना, उससे कभी सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर नहीं होता, हम संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए कहा गया है कि एक महत्वाकांक्षा पूरी करते हैं तो दूसरी महत्वाकांक्षा घर कर लेती है। तो ये चक्र जो है लगातार चलता रहता है, ये साइकिल जो है लगातार जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यही स्पष्ट होता है कि महत्वाकांक्षाओं का कभी भी अंत नहीं होता, वो कभी नहीं मरती हैं, हमेशा जीवित रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध में निहित मानवीय भावों से संबंधित विचार लिखिए। प्रस्तुत निबंध में जो मछुआ मछुए हैं उनके मानवीय भावों से हमें विचार लिखने हैं कि प्रस्तुत निबंध में मछुआ मछुए की कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि जो मानव मन की अनंत इच्छाएं हैं, जो कि डिज़ायर है मानव मन की, वो कभी भी नहीं मरती हैं और एज ए रिज़ल्ट उसका परिणाम क्या होता है, उसके परिणाम से हमें विनाश भी हो सकता है। हमारा जो हम प्राप्त करते हैं ना, उससे हम कभी भी खुश नहीं होते हैं, उससे हम हमेशा अनकंसर्न ही रहते हैं जो प्राप्त है। लेकिन जो प्राप्त नहीं है उसकी तरफ हम भागते रहते हैं, उसको पाने की डिज़ायर हमारे मन में हमेशा बनी रहती है और इसकी वजह से उस लोभ के जाल में हम फंसते ही चले जाते हैं और अधिक पाने की इच्छा हमारे मन में हमेशा पनपती ही रहती है। जब इंसान की सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं, तब वो उसमें कौन सी महत्वाकांक्षा जागृत होती है? वो चाहता है कि वो स्वयं को सर्वशक्तिमान बनाने लगे, वो
सर्वशक्तिमान बनने तक की अभिलाषा उसके मन में जागृत हो जाती है कि वो पावरफुल बने, सबसे पावरफुल वही बने। तो ऐसी महत्वाकांक्षाओं का कभी भी, ऐसी डिज़ायर का कभी भी अंत नहीं होता है, वो लगातार बढ़ती रहती हैं। और दूसरी जो मानव के मन की भावना क्या है कि वो कभी भी अपनी गलती किसी को नहीं बताता है, अपनी गलती हमेशा छिपा लेता है, अपनी गलती को छिपाता है, दूसरे के ऊपर मत देता है, और दूसरे की गलती है उसे दिखाई देती है, अपनी गलती को वो कभी नहीं देखता। और जो अगर कुछ भी वो काम करता है, तीसरा पॉइंट है कि जब भी जो कुछ भी वो काम करता है वो तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन दूसरे के काम को महत्व देना वो कभी पसंद नहीं करता। दूसरे का काम उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, उसे सिर्फ अपना काम ही इम्पोर्टेंट लगता है, अपने काम को ही वो इम्पोर्टेंस देता है। और तीसरा है कि वो कभी भी किसी पर और किसी भी के ऊपर अगर उसने कोई उपकार किया है तो वो निसंकोच उससे बताता है, सभी लोगों को बताएगा कि मेरे वजह से इसे इतना प्रॉफिट हुआ, इतनी सारा इसको लाभ मिला मेरी वजह से। लेकिन उस व्यक्ति ने इसके लिए भी तो कुछ किया होगा, उसकी वजह से भी तो हमें कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, हमने भी कुछ गेन किया होगा। वो ऐसा कुछ नहीं बताता, सिर्फ अपनी ही ग्रेटनेस का बखान करता रहता है, अपनी महानता सिद्ध करता रहता है। आगे हम बढ़ते हैं। पाठ के आधार पर कृतज्ञता असंतोष के संबंध में लेखक की धारणा बताइए। तो प्रस्तुत पाठ में क्या था, मछुए की पत्नी जो थी मछली, उसमें असंतोष था, सेटिस्फैक्शन नहीं था उसके अंदर, वो सेटिस्फाइड नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो जानती थी कि मछली जो है ना वो उसके अंदर दैवी शक्ति है, तो उससे लगता था कि उसे सब कुछ वो मछली दे सकती है, इसलिए वो मछली से बहुत सारे अपने लिए वरदान मांगती है। लेकिन उसके वरदान जब पूरे होते हैं तब भी वो संतुष्ट नहीं हो पाती, और उसकी महत्वाकांक्षा जो होती है वो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, उसकी डिज़ायर आगे बढ़ती ही चली जाती है। अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप एज ए रिज़ल्ट वो क्या मांगती है, मछली से ऐसा कुछ मांग लेती है जो मछली के शक्ति से बाहर होता है, मछली वो उसे नहीं दे सकती। तो ऐसे में मछली रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, और उसको अभिशाप दे देती है कि जो कुछ मैंने तुम्हें वरदान स्वरूप दिया है वो सब वापस ले लेती है, और उससे ये अभिशाप देती है कि जैसी स्थिति तुम्हारी पहले थी ना, जैसी वैसी स्थिति में तुम पुनः आ जाओगे। तब वो ये भूल जाती है कि इस मछुए ने भी मेरे ऊपर उपकार किया था, वो अपनी कृतज्ञता की भावना जागृत हो जाती है। किसमें? मछली में अनथैंकफुलनेस की फीलिंग आ जाती है उसके मन में, जो मछुए ने उसके ऊपर किया था उपकार वो भूल जाती है, और कृतज्ञता की भावना जागृत हो जाती है। वो भूल जाती है कि यदि मछुए ने एक दिन उसकी मदद नहीं की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हम साहित्य संबंधी जानकारी की तरफ। साहित्य संबंधी जानकारी में पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। तो उनके जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त किया गया है। निबंध में क्या है, निबंध में जो ये निबंध लिखते थे उसमें हमारी जो लाइफ की रियलिटी है, सच्चाई है, उसको बड़ी ही सरलता से वो एक्सप्रेस करते थे। और इनके निबंधों में जो प्ले की तरह एन्जॉयमेंट हमें लगता है, नाटकों की जैसी रमणीयता है, और जो स्टोरीज़ होती हैं उनके जैसे हमें एंटरटेनमेंट भी इनके निबंधों से मिलता है। कंटेम्प्रेरी होते हुए भी इनके निबंध जो हैं ओकेशनली आज भी बरकरार हैं, मतलब समसामयिक यानी कंटेम्प्रेरी होते हुए भी इनके निबंध आज भी हमारे लिए ओकेशनली बरकरार हैं। अब अन्य निबंधकारों के नाम देखते हैं हम। अन्य निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि। अब दी गई शब्द पहली है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 पर, जिसमें से आपको सुप्रसिद्ध रचनाकारों के नाम ढूंढकर उनकी सूची तैयार करनी है। तो रचनाकारों के नाम देखिए, मैं बता रही हूँ, आप सूची में देखना। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, मीरा, प्रभाकर, सूरदास, प्रसाद, कमलेश्वर, ज्ञानेंद्र कुमार। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो गई। आगे आपके लिए मैंने साइकोलॉजी का भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी का एक्सप्लेनेशन आपको मिले वीडियो में और लॉन्ग आंसर्स आपको मिले, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको साइकोलॉजी के एक्सप्लेनेशन चाहिए है और आपको लॉन्ग आंसर्स चाहिए हैं। तो इसी के साथ
ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।